राजनादा प्राइम नून एट 1 में आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। खबरों के साथ मैं हूं हिना जुबैर। हेडलाइंस के बाद अब खबरों को तफसील से जानेंगे। शुरुआत अहम खबर से। दफा 370 को हटाने के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की आईनी बेंच ने कहा कि वो 2 अगस्त से इस मामले की समाअत शुरू करेगी। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने तमाम फरीकीन से जवाब तलब कर लिया है। मरकजी हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर के हालात में तब्दीली के बारे में मालूमात हासिल की गई हैं। 25 जुलाई तक तमाम फरीकीन जवाब दाखिल कर सकते हैं। सीजीआई ने कहा पीर और जुमे के अलावा सुबह 10:30 बजे से समाअत होगी। सीजीआई ने कहा आर्टिकल 370 से मुतालिक कोई दस्तावेज 27 जुलाई के बाद अदालत में दाखिल नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने कहा केस से मुतालिक तमाम दस्तावेजात पेपरलेस दायर किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर की सूरत हाल से मुतालिक मरकज की जानिब से दाखिल करदा नए हलफनामे पर समाअत नहीं करेगा। आईनी बेंच ने कहा कि वो सिर्फ आईनी मामले पर ही समाअत करेगा। मरकज के नए हलफनामे का इस मामले में कोई असर नहीं है। सीनियर वकील राजू रामचंद्रन ने कहा शाह फैसल और शहला रशीद ने सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 केस में दायर दरख्वास्त वापस ले ली है। चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त गुजारों की फहरिस्त से दोनों के नाम निकालने को कहा। अब तक आर्टिकल 370 केस की समाअत में शाह फैसल बमुकाबला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम पर लीड पिटीशन दर्ज थी, अब नए नाम से दर्ज किया जाएगा। हुकूमत की तरफ से वाजे किया गया कि अगरचे हुकूमत ने दफा 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में बदली हुई सूरत हाल के बारे में जवाब दाखिल कर दिया है, लेकिन इसे इस केस से मुतालिक आईनी सवालात के खिलाफ दलील के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस का नाम तब्दील कर दिया है। सीजीआई ने कहा इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में री आर्टिकल 370 के नाम से दर्ज किया जाएगा। और रूट्स इन कश्मीर के तर्जुमान अमित रैना का कहना है कि कश्मीर में आर्टिकल 370 अब बहाल होने की उम्मीद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर समाअत जल्द करना चाहता है। के मामले में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है उसमें पिटिशनर भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अमित रैना जी। जिस तरीके की सुनवाई हुई, जिस तरह की रूपरेखा तय की गई, कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए काफी समय से ठंडे बस्ते में था और आज लगता है कि उच्चतम न्यायालय ने इसको तेजी से आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। 2 मेजर बातें जो आज आई हैं, एक थी कि जो शाह फैजल और शहला रशीद का नाम पिटिशनर से हटा दिया गया है। दूसरा जो कल सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एफिडेविट फाइल किया था उसको लेकर उच्चतम न्यायालय ने ये टिप्पणी दी है कि उसका कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन जो है 370 का, उस पर कोई इम्प्लीकेशन नहीं होगा, उसको उस पर कंसिडर शायद नहीं किया जाएगा। जिस तरीके से केस की सुनवाई को लेकर रूपरेखा तय की गई और सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से साफ किया कि वो संवैधानिक आधार पर सुनवाई करने जा रहा है। 2 अगस्त से सुनवाई होगी। एक रूपरेखा है बाज़ाब्ता 25 जुलाई तक आप अपना जवाब दाखिल करें, 27 तक के बाद कोई पेपर सबमिट नहीं हुए। तमाम बातें जिस तरीके से हुई हैं, क्या आप मानते हैं कि अब केस जो है वो आगे बढ़ेगा और इस मामले में जो आवाज उठती रही है कि 370 को बहाल किया जाए, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए आज के जो ऑब्जर्वेशंस आई हैं और जो टिप्पणी आई उससे बड़ा ही साफ है कि सुप्रीम कोर्ट इस केस को जल्दी से जल्दी सुनना चाहता है और जल्दी से जल्दी फैसला देना चाहता है। जहां तक 370 की बात है उसके वापस आने की, मुझे पूरा यकीन है कि वो वापस नहीं आएगा, क्योंकि कई कारण है उस पर और मैं कोई प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहता कोई जजमेंट को, बट मेरी अपनी व्यक्तिगत राय ये है और केस के पेपर्स को देखते हुए, सबमिशंस को देखते हुए कि 370 वापस तो नहीं आने वाला। आज जिस तरह की सुनवाई हुई, जिस तरह के आर्गूमेंट दिए गए, कई तरह की चीजें जो सामने आई, 23 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पहुंची हैं, आपकी सुनवाई से आप संतुष्ट हैं? हाँ, बिल्कुल संतुष्ट हैं और हमारी तो यही विनती रहेगी कि इसको फास्ट ट्रैक किया जाए और जल्दी से जल्दी इस पे एक जजमेंट आए और 370 का जो ये तलवार लटकी हुई है हिंदुस्तान और कश्मीरियों के सर पे, उसे हटा दी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे अमित रैना, जिन्होंने साफ तौर पर कहा ना उन्हें उम्मीद है और ना वो चाहते हैं कि 370 वापस आए। कैमरामैन हरीश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर और रुकने पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में दफा 370 पर 2 अगस्त से मुसलसल समाअत होगी और ये एक अच्छी शुरुआत है। उन्होंने ये भी कहा कि 5 अगस्त 2019 को किए गए फैसले आईन के मुताबिक नहीं थे। उन्होंने इस मामले पर जल्द फैसला आने की उम्मीद भी जताई है।
देखिए बहुत बड़ी हद तक मुतमईन है, क्योंकि एक मौसर शुरुआत हो गई समात की। और ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने, जो जज साहिबान है बेंच ने कहा कि 2 अगस्त से मुतवातिर हर रोज सोमवार और शुक्रवार के बगैर समात होगी। उसका मतलब है समात जारी रहेगी जब तक कि ये अपने कंक्लूजन को नहीं पहुंचती। तो यही हम चाहते थे कि शुरुआत हो जाए, बहुत देर से शुरुआत हो गई, लेकिन चले बहुत सारी मुश्किलात थे, कोविड था बीच में, कुछ और भी शुरुआत थे, लेकिन अब शुरुआत हो गई और हम ये तवक्को करते हैं कि जल्द से जल्द फैसला आ जाएगा। और फैसला क्या होगा, हमें अपनी जगह पर इत्मीनान है, फैसला जम्मू कश्मीर के अवाम के हक में होगा। क्योंकि अगर अब जो भी फैसले हैं वो आइन के को दरकिनार करते हुए, आइन को रोनते हुए लिए गए, और आइन ही सबसे सुप्रीम है। मुल्क का सबसे बड़ा जो सॉवरेनिटी है वो आइन में, हर एक चीज इसी आइन की कसौटी पर परखी जाती है। और ये फैसले अगर हम आइन की कसौटी पर परखें तो नहीं हो सकते हैं। इसी वजह से मुझे लगता है कि सरकार ये मजबूर होगी कि वो एक सप्लीमेंट्री एफिडेविट दे दे और उसमें अपनी उपलब्धियों का, अपनी कामयाबियों का जिक्र करें, ताकि एक पोस्ट फैक्टो जस्टिफिकेशन दे उन फैसलों की जिनको उन्हें लगता है कि कोई आईनी आधार नहीं है। जो आईनी सवाल है, शायद इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम केंद्र सरकार का, मरकज का जो हलफनामा है, हम उस पर बातचीत नहीं करेंगे, बल्कि जो आईनी सवाल है उस पर गुफ्तगू करेंगे। जाहिर सी बात है, क्योंकि ये पहली सरकार को सोचना चाहिए था कि वो क्यों ये हलफनामा पेश करते हैं। क्या उनका ये गरज है कि उनके पास दरअसल कोई आईनी जवाब नहीं है, और वो एतराफ़, इस ये एफिडेविट क्या उसका एतराफ़ है और उससे बाखबर है, उनका एहसास है कि हमारा कोई आईनी जवाब नहीं है। अब वो हम जस्टिफाई करेंगे आंकड़ों के बुनियाद पर, तरक्की के बुनियाद पर, टूरिज्म के बुनियाद पर, या बाकी जो भी वहाँ दिया गया है। लेकिन बात यह है जनाब, यहाँ पर जो भी सुप्रीम कोर्ट सबके सामने सवाल है, वो सवाल है आईनी हैसियत का। क्या वो फैसले 5 अगस्त के आईनी तो दुरुस्त थे, और आइन कहाँ का, आइन हिंद, क्या आईनी हिंद के मुताबिक थी या नहीं? और उसका जवाब ही ये टॉप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, इस सुप्रीम कोर्ट को उसी का जवाब देना है। हमारा ये मानना है, नहीं आप आइन के तहत किसी स्टेट का विभाजन कर सकते हैं, नहीं तकसीम कर सकते हैं, नहीं फ्रैगमेंट कर सकते हैं, और 370 जो है वो सेल्फ कंटेन्ड कोड है, आप नहीं कर सकते थे उसको इस तरीके जिस तरीके से आपने एब्रोगेट किया, उसका एक तरीका था। एक अहम सवाल ये है, आप कह रहे हैं कि विभाजन नहीं कर सकते, लेकिन पार्लियामेंट में ही तमाम आईनी ताकतों का, पावर्स का इस्तेमाल करके ये सब हुआ। देखिए जी, अगर वो होता, हमारे जो मुल्क का निज़ाम है, वो मुल्क का निज़ाम ये है कि पार्लियामेंट के फैसले, एग्जीक्यूटिव के फैसले, प्राइम मिनिस्टर के फैसले, सदर जमहूरिया के फैसले सब परखे जाएंगे आइन की कसौटी पर। और वो कौन परखने वाला है? सुप्रीम कोर्ट। देखिए, ये हम हतमी नहीं है, पार्लियामेंट कोई सॉवरेन पावर नहीं है, अथॉरिटी नहीं है। पार्लियामेंट कानून बनाएगी और कानून को चुनौती आप दे सकते हैं कि कानून बिल्कुल नहीं, आर्टिकल 14 के खिलाफ है, 21 के खिलाफ, किसी और चैप्टर 3 के खिलाफ है। रियासत की तकसीम जो गलत आप बता रहे हैं, वो उसकी क्या बुनियाद है, क्या दलील है उसकी? बात यह है कि आर्टिकल 3 आपको जो आप मिल मिला के पढ़ेंगे, एक हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन करेंगे आर्टिकल 1 और आर्टिकल 3 का, तो ये है कि आप ये जो सारा जो हमारा मुल्क है, ये है यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये स्टेट्स ने इकट्ठे करके इत्तेहाद है स्टेट्स का, और स्टेट्स का उसका मतलब है स्टेट की अपनी अपनी शिनाख्त है, हर एक शिनाख्त। आप वो शिनाख्त नहीं खत्म कर सकते उसका विभाजन करके। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 की समाअत पर पीडीपी तर्जुमान मोहित भान ने भी अपना रिएक्शन कुछ यूं दिया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि इसको एक्सप्रेस हियरिंग पे लिया गया है। मैंने सुना है कि शायद मंडे और फ्राइडे को छोड़कर बाकी हर दिन ये केस जो सुना जाएगा। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैं समझता हूँ इसके अंदर ये है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट को एक एफिडेविट के जरिए गुमराह करने की कोशिश की जा रही थी, और एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के बारे में एफिडेविट दिया गया था कि यहाँ पे सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहे हैं, कॉलेज खुल रहे हैं, स्टोन बिल्डिंग नहीं है, तो उसके ऊपर जो चीफ जस्टिस साहब है उन्होंने एक नोटिस लिया और ये कहा है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल लीगैलिटी, आईनी जो इसकी लीगैलिटी है उसको हम डिस्कस और डिबेट कर रहे हैं, ना कि इस चीज को कि क्या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, जो एक वेलकम मूव है। हमारी पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती साहिबा ने कल ये सवाल जो है लोगों के सामने भी लाया था और ये क्वेश्चन भी किया था कि सेंटर के एफिडेविट को कि हम इस चीज की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं कि यहाँ सड़कें कितनी बन गई है, पुल कितने बन गए, हम इस चीज की लड़ाई लड़ रहे हैं कि क्या जो 5 अगस्त 2019 को फैसला लिया गया वो आईनी तौर के ऊपर सही है या गलत है। मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पहलू के ऊपर अपनी नज़र दोहराई है और उसको कहा है कि हम इस चीज़ को कंसिडरेशन में नहीं लेंगे, खाली जो कॉन्स्टिट्यूशनल लीगैलिटी है 370 और 35 उसके ऊपर ही डिबेट होगी और उसी के ऊपर जो है ये जो मैटर है उसी के ऊपर डिसाइड किया जाएगा।
एक और अहम खबर, कौमी तहकीकाती एजेंसी एनआईए ने आज जनूबी कश्मीर के कई मुकामात पर छापेमारी की है। एनआईए की जानिब से डलीपुरा पुलवामा में भी छापा मारा गया। ये कार्रवाई आज सुबह अंजाम दी गई और काफी देर तक जारी रही। इस बीच एनआईए ने डलीपुरा पुलवामा के शबीर अहमद मलिक नामी शख्स को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। इस बीच एनआईए ने जिला अनंतनाग में भी छापेमारी की। एनआईए की टीमों ने बांडरपुरा, कल्लोन और नानल इलाकों में छापेमारी की। यहां 2 रिहायशी मकानात में तलाशी कार्रवाइयां अंजाम दी गई। बताया जा रहा है टेरर फंडिंग से जुड़े मुख्तलिफ मुकामात के तहत ये छापे मारे गए हैं। और किश्तवाड़ पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की जानिब से जिला किश्तवाड़ के कई मुकामात पर छापेमारी की गई। जिला किश्तवाड़ के कई मुकामात पर एसआईयू की जानिब से छापे मारे गए हैं। किश्तवाड़ के छात्रों में भी छापा मारा गया। पाकिस्तान में सरगर्म एक दहशतगर्दों के घरों पर छापेमारी अंजाम दी जा रही है। सेवा छात्रों किश्तवाड़, रातर मोहल्ला, बेगपुरा, संगपुरा, रहलथल, मुगल मैदान में छापेमारी कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। जिले के अंदर एक स्पेशल यूनिट तैयार कर दिया जिसको एसआईयू कहते हैं, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट। अगर आज आप देखेंगे तो कोई दिन खाली नहीं जाता कि आज पुलवामा में दहशतगर्दी के समर्थक जहां आर पार बैठे आका, उनके घरों के ऊपर रेड हो रही है, सर्च हो रही है, प्रॉपर्टी सीज हो रही है। ये काम एसआईयू कर रही है। तो मुझे ये बात की खुशी है कि एसआईयू जिस मकसद से हमने बनाई थी, बहुत हद तक एसआईयू भी कामयाब हो रही है। रजौरी, पुंछ, जम्मू का हर जिला, डोडा, जहां जहां भी आप देखें, जहां के हर जिले, इवन के एसओजी के अंदर, कश्मीर की अगर आप एसओजी देखेंगे तो एसओजी के अंदर ही हमारे एसआईयू के 2 यूनिट काम कर रहे हैं। कश्मीर की एसओजी में, श्रीनगर की एसओजी में, जम्मू की एसओजी में 2 यूनिट काम कर रहे हैं। तो हमारी ये कोशिश है कि जहां लड़ाई जमीनी सतह के ऊपर हम हथियार के साथ दहशतगर्दी का सफाया करते हैं, साथ ही साथ कलम के साथ भी दहशतगर्दी का सफाया करने का काम हो। कोर्ट कचहरी का जो एक सिलसिला है, उस ट्रायल को, उसकी जो आगे जो प्रक्रिया है उसको प्रोसिक्यूट करने की, इन्वेस्टिगेट करने की और प्रोसिक्यूट करने की, उसको भी मजबूत किया जाए, उस पर काम हो रहा है। और यहां रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ऊना के हरोली में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया। अपने गृह क्षेत्र में बारिश का पानी घरों, दुकानों में घुसने और बारिश से नुकसान की सूचना मिलते ही डिप्टी सीएम शिमला से रवाना हो गए। इस दौरान उन्होंने शिमला में अपने सभी कार्यक्रम को भी रद्द कर दिया। मुकेश अग्निहोत्री ने खड़गांव में हुए भारी नुकसान का अधिकारियों की टीम के साथ जायजा लिया और फिर लोगों से बातचीत कर फीडबैक लिया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने, डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को नुकसान का आकलन करने और लोगों को राहत दिलाने के दिशा निर्देश दिए। ऊना के भाजपा कार्यालय में भाजपा मंडल की टिफिन मीटिंग का आयोजन किया गया। इस दौरान विधायक सतपाल सिंह सत्ती कार्यकर्ताओं के बीच मौजूद रहे। वहीं टिफिन मीटिंग के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से घरों से लाया गया भोजन सभी ने इकट्ठे बैठकर खाया। इसके अलावा बैठक के दौरान सतपाल सिंह सत्ती ने कार्यकर्ताओं से केंद्र सरकार की 9 साल की कल्याणकारी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। इस दौरान सतपाल सत्ती ने कांग्रेस सरकार पर भी जमकर हमला बोला। कुल्लू के क्षेत्रीय अस्पताल में मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने अत्याधुनिक सीबीसी मशीन का विधिवत शुभारंभ किया। इस दौरान क्षेत्रीय अस्पताल में पहुंचने पर सीएम कुल्लू डॉक्टर। और ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। मरकजी वजीर बराए इत्तलात व नशरियात अनुराग ठाकुर लेह पहुंच गए हैं। अनुराग ठाकुर लद्दाख के 3 रोज़ा दौरे पर हैं। वो लेह से 211 किलोमीटर दूर करजोक गांव का भी दौरा करने वाले हैं। मरकजी वजीर जेट्सल फुटांग में दलाई लामा से भी मुलाकात करेंगे। इस वक्त मैं जीवेसल पोटांग में मौजूद हूँ, जहाँ पर अभी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी है, साथ में हमारे लद्दाख के सांसद जम्यांग सिंह जी और सीसी एडवोकेट टैसी गेल्सन। सर, आपकी विजिट के बारे में थोड़ा देखिए। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लेह लद्दाख को जो लंबे समय से मांग थी वो भी पूरी की, और न केवल वो पूरी की, यहाँ के विकास के लिए भी ढेरों प्रोजेक्ट्स लगवाए। मुझे आज भी याद है, आज से 5 साल पहले तक जब मैं यहाँ पर आता था
तो मात्र 3-4% घरों तक ही पानी पहुंच पाया था। आज हम कह सकते हैं लगभग 75% घरों तक जल जीवन मिशन के माध्यम से पानी पहुंचा है और अगले 1.5 वर्ष के अंदर हम हर घर तक पानी पहुंचा देंगे। 17,000 फीट की हाइट पे भी आपको घर के नलके से पानी आता मिलेगा। ये मोदी की सरकार ने संभव किया है। दूसरा, रसोई गैस के सिलेंडर हो और सड़कों की परियोजनाएं हो, यहाँ पे टनल्स हो, ब्रिजेस हो, खेलकूद के प्रोग्राम्स हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, अनेकों प्रोग्राम हेल्थ, एजुकेशन और बाकी सेक्टर्स के लिए किए हैं। और यूटी का दर्जा जो लंबे समय से मांगती हो, किसी ने नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पूरा किया है। सर, आप कर्जक विजिट करने वाला है, इसके बारे में देखिए, हमारे बॉर्डर बहुत खूबसूरत भी हैं। वहाँ पर हमारे जहाँ एक और सीमा सुरक्षा बल के लोग भी, हमारे मिलिट्री पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग भी रहते हैं और भारत को सुरक्षित रखते हैं। वहीं पर हमारे देशवासी भी बॉर्डर पोस्ट के पास उन्हीं गांव में रहते हैं और वर्षों से रहते चले आ रहे हैं। उन तक भी भारत सरकार का विकास पहुंचा है और मेरा प्रयास है कि आज रात को उनके बीच में जाके बॉर्डर पे रहेंगे, उनसे मिलेंगे भी और मोदी सरकार की योजनाएं कैसे जन जन तक पहुंची हैं इनको भी देखेंगे और अनुभव करेंगे। दलाई लामा का आज सुबह ले पहुंचने पर केबीआर एयरपोर्ट पर वालेहाना इस्तकबाल किया गया। LBA सदर, रुकन पार्लियामेंट लद्दाख, LAHDC ले के CEC और दीगर अहम लोगों ने रूहानी पेशवा दलाई लामा का इस्तकबाल किया। हजारों अकीदतमंद भी दलाई लामा के खैर मकदम के लिए जमा हुए। कुछ दिन आराम के बाद दलाई लामा 21 से 23 जून तक चोखांग, बिहार, लेह में अकीदतमंदों को तालीम देंगे। दलाई लामा जी ले एयरपोर्ट कुशोक बकुला रिम्पोचे एयरपोर्ट पर उतार चुके हैं और कुछ पल में ही सोलनेस दलाई लामा जी यहाँ से शेष वसल के लिए जाएंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं उनके वार्म वेलकम के लिए। मंग्स ट्रेडिशनल स्कार्फ के साथ खड़े हैं उनके वार्म वेलकम के लिए, सोलनेस दलाई लामा जी के वार्म वेलकम के लिए। और लोग भी कुछ टूरिस्ट और अन्य लोग यहाँ पर लद्दाख के मुख्तलिफ जगह से आए हुए हैं लोग यहाँ पर हिज होलिनेस दलाई लामा जी के वार्म वेलकम के लिए खड़े हैं। और आपको बताता चलूँ, कल हिज होलिनेस दलाई लामा जी का जो फ़्लाइट जो था वो कैंसिल हो चुका मौसम के ख़राबी के कारण, और आज हिज होलिनेस दलाई लामा जी यहाँ पर पधार चुके हैं। हिज होलिनेस दलाई लामा जी देख सकते हैं आप वेविंग कर रहे हैं अपने डिवोटीज़ को, आप देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा हिज होलिनेस दलाई लामा जी का दर्शकों के लिए एक झलक दिखाते हैं। हिज होलिनेस दलाई लामा जी वेविंग कर रहे हैं अपने, वो यहाँ पर कुशोक बकुला रिम्पोचे से यहाँ से पधार रहे हैं अभी जीवत्सल की, और सभी लोग उनके ब्लेसिंग्स के लिए कोशिश कर रहे हैं, एक ब्लेसिंग्स मिल जाए हिज होलिनेस दलाई लामा जी का। यहाँ पर बहुत सारे लद्दाख के मुख्तलिफ जगह से लोग आए हैं जो कुशोक बकुला रिम्पोचे एयरपोर्ट से लेके शेष जीवत्सल तक खड़े होंगे आजू बाजू में उनके हिज होलिनेस दलाई लामा जी के ब्लेसिंग्स के लिए। और आपको बताता चलूँ, हिज होलिनेस दलाई लामा जी 1 महीने से तकरीबन 35-40 डेज लद्दाख में ठहरेंगे और कुछ दिनों के रेस्ट के बाद ही सोलनेस दलाई लामा जी चोखांग विहारा पधारेंगे। फिर उसके बाद 21, 22 और 23 तारीख को ही सोलनेस दलाई लामा जी शेष जीवत्सल में लोगों को टीचिंग्स देंगे। फिर उसके बाद जो आगे का शेड्यूल होगा वो तय होगा। कैमरामैन निसार हुसैन के साथ मैं जिकमेट न्यूज़ लद्दाख के लिए से। खबर उधमपुर से है, जहां एक मकामी बस कंडक्टर पुरस्कार हालात में गाड़ी के दरवाजे में स्टील की रॉड से लटका हुआ मुर्दा पाया गया। ये बस उधमपुर बस स्टैंड पर खड़ी थी। मरने वाले की शिनाख्त 23 साला करनैल सिंह के तौर पर की गई, जो जिला उधमपुर के इलाके में कोयनाला का मकामी बताया गया। उधमपुर पुलिस ने इस सिलसिले में जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने मरने वाले को पोस्टमार्टम कोई नाला लाठी का रहने वाला है, करनैल सिंह इसका नाम है। हार्डली इसकी उम्र को 24 साल होगी, छोटी उम्र का लड़का था ये। तो रात को ये कोई 10 बजे गाड़ी की ग्रीस करवा रहा था, काम शाम करवाया इसने गाड़ी का। और हार्डली इसके साथ जो दूसरी गाड़ी लगती है वो भी लाठी चलती है। इसका ही कजन ब्रदर है लड़का, वो उससे कुछ पैसे इसने उधारे लिए रात को। उसने कहा मैंने घर पैसे भेजने हैं, कुछ 7,000 रुपया लिया इससे द्वारा। तो
मॉर्निंग 5:30 बजे मुझे फ़ोन आ गया कि कोई कनेक्टर गाड़ी का है, उसने सुसाइड कर दिया गाड़ी से आगे लड़क के। बड़ी अफसोस की बात है कि छोटी उम्र का लड़का था, क्यों इसने सुसाइड किया, किस लिए किया, कौन सी परेशानी थी इसको, ये जो पुलिस की इंक्वायरी करने के बाद ही पता लगेगा। ये बस स्टैंड में पहली बार ऐसा हुआ है। बस स्टैंड में ये अभी कभी केस हुआ नहीं है, ये पहला केस है बस स्टैंड में जो कनेक्टर ने सुसाइड कर दिया। यूनियन इसकी पूरी सपोर्ट करेगी। हमारे पास कुछ ड्राइवर कनेक्टरों के लिए कोई पैसा होता है पड़ा हुआ है, तो वो उसकी जो भी मदद होगी इसकी यूनियन वो मदद करेगी पैसों के लिहाज से। वापस तो इसको ला नहीं सकते हैं, बस इसके माँ बाप को जो भी इसकी सपोर्ट होगी वो जो इसको करेगी, मदद करेगी। पीर की शाम मेंढर टाउन के इलाके गोहलात में जमीन के तनाजे पर दो ग्रुपों के दरमियान तसादुम देखने में आया। इस तसादुम के दौरान कम से कम 3 अफराद जख्मी हो गए। सरकारी जराये ने बताया कि दोनों ग्रुपों ने एक दूसरे पर लाठियों और दीगर तेज धार वाले हथियारों से हमला किया। इसमें 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। इन्हें सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मेंढर में भर्ती करवाया गया। कोई मेरे ख्याल में उनका कोई पर्सनल लैंड डिस्प्यूट था, जिसमें एक पार्टी को काफ़ी इंजरी हुई है। 3 इंजर्ड जो है हमने एडमिट किए हैं, तो अंडर ट्रीटमेंट में है इस वक्त, तो अंडर ऑब्जर्वेशन है। हमने उनकी एक्सरे वगैरह कराए हैं और देखते हैं क्या रहता है। फिलहाल स्टेबली लग रहे हैं, नेक्स्ट देखते हैं। डीसी जम्मू ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में कहा है कि 3 दिन के बाद यात्रियों का नया जत्था आज जम्मू बेस कैंप से बालतल के लिए रवाना हुआ है। उन्होंने कहा कि जो यात्री 7, 8 और 9 जुलाई को जम्मू के बेस कैंप से रवाना हुए थे, उन्हें आगे बढ़ने की इजाजत दे दी गई है। बाकी यात्रियों को जल्द ही साथियों के साथ यात्रा के लिए आगे बढ़ने की इजाजत दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि इंतजामिया यात्रा के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए तमाम तर इंतजामात कर रही है। आज यात्रा यहाँ से निकाली गई है जम्मू से। हमारे साथ डीसी जम्मू अवनी लिवासा है। मैडम, आज यात्रा निकाली गई है, क्या कुछ दिशा निर्देश जो है एडवाइजरी प्रशासन की तरफ से दी गई है? यात्रा निकाली गई है, यही है कि जो जिनकी सबसे पुरानी यात्रा डेट थी उनको पहले निकाला जा रहा है, और ऐसे ही यात्रा डेट के हिसाब से जैसे आज 9 तक की निकाली गई है, ऐसे ही जिसकी 10-11 की है उनको कल निकाला जाएगा। साधु आज नहीं निकाले गए हैं क्या? साधु भी निकाले गए हैं जी। तो मैडम अब ये यात्रा समूह चलेगी आगे, और आई कैन कॉमेंट। यानी कि आज जो है रास्ता अब जो है क्लियर है, प्रशासन के पास क्या कुछ जानकारी है? हाँ, तभी इनको यहाँ से अरेंजमेंट यहाँ पे बहुत अच्छी जो तारीफ हो रही है अरेंजमेंट्स की। जितने भी श्रद्धालु आए होंगे कहना है व्यवस्था बहुत अच्छी है, तो क्या कहेंगी किस तरह की व्यवस्था जो इस प्रशासन ने की गई है? देखिए, ये थोड़ी एक जो मुश्किल की घड़ी थी यात्रियों के लिए भी, तो हमने इसीलिए पूरी कोशिश की कि उनकी हम यहाँ स्टे कंफर्टेबल बना पाए। बहुत शुक्रिया। तो डीसी जम्मू जिनका कहना है कि हमने कोशिश की कि यात्रियों को व्यवस्था यहाँ पे मिले। हालांकि बहुत मुश्किल की घड़ी थी श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पे, लेकिन प्रशासन ने ऐसे इंतजाम किए थे, खाने पीने की व्यवस्था अच्छी की गई थी और श्रद्धालु भी काफी खुश दिखाई दिए थे। उसी के चलते आज राहत की सांस ली है प्रशासन ने भी और श्रद्धालुओं ने भी, और यात्रा 3 दिनों के हाल के बाद जम्मू से निकाली जा चुकी है। कैमरामैन आशु के साथ राजेंद्र, न्यूज़ 18 जम्मू। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब।